गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 265 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। देखिए इंपॉर्टेंट है, साइंस के प्रश्न 25 से 27 तक पूछे जाते हैं और वर्ष 2017-18 तक यूपीपीसीएस में ये 35 प्रश्न तक पूछे गए हैं 150 में से। तो इम्पॉर्टेंट है, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आने वाले 10 से 15 वर्षों में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे किसी भी परीक्षा के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनकी क्रिस्टल संरचना समान होती है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन तत्वों से बने होते हैं, उनकी कठोरता का स्तर समान होता है। बहुत प्रश्न बनते हैं जनरल साइंस के हीरे और ग्रेफाइट से एग्जाम्स में। देखिए, हीरा और ग्रेफाइट की विद्युत चालकता समान नहीं होती, उनकी क्रिस्टल संरचना भी समान नहीं होती, उनकी कठोरता का स्तर भी समान नहीं होता। हीरा और ग्रेफाइट दोनों के दोनों कार्बन तत्वों से बने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है केवल। तो ग्रेफाइट और हीरा कार्बन तत्वों से बने हैं, तो सी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। ये कार्बन के अपरूप हैं। ग्रेफाइट और हीरा समान रासायनिक गुण दिखाने में सक्षम है। ग्रेफाइट कार्बन परमाणु की चादरों या परतों में मौजूद होता है जो एक दूसरे से सही संयोजक बंध से बंधे होते हैं, याद रखिएगा इसको। देखिए, हीरे में कार्बन परमाणुओं की एक प्रबल त्रिआयामी व्यवस्था होती है और यह कठोर प्रकृति का होता है, तो विकल्प सी करेक्ट है केवल। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपीपीसीएस की। निम्नलिखित में से कौन सा जो है या से सा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है या हैं। देखिए, कोयला जल गया तो जल गया, वापस थोड़ी आएगा। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस ना आ पाए। ठीक है, सीमेंट जम गया तो जम गया और फल एक बार पक गया तो पक गया। ये सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती। पहला ऑप्शन है HCl गैस निर्जलीकरण कारक के रूप में काम करती है। दूसरा है शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में नीला लिटमस सूख जाता। तीसरा है कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदल पाती, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होता, लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। तो शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती क्योंकि उसमें कोई H3O+ आयन उपस्थित नहीं होता है। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ये प्रश्न अभी बीपीएससी में पूछा गया था, 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो 12 फरवरी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। देखिए, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, तो सिरके के समान होगी। तो एसिटिक अम्ल मुख्य रूप से सिरका जैसा दिखता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल एक रंगहीन तरल है, इसमें तीखी तीक्ष्ण गंध और खट्टा स्वाद होता है। सिरके में एसिटिक अम्ल की सांद्रता 4 से 8% तक हो सकती है। इसमें उच्च सांद्रता के परिणाम स्वरूप तीक्ष्ण गंध आती है। एसिटिक अम्ल की वाष्पशील प्रकृति के कारण गंध जो है वो तीक्ष्ण होती है। मिट्टी के तेल की गंध किन तत्वों के कारण होती है। यूरोक्रोम के कारण। तो जो यूरिन होता है मानव का वो पीले रंग का दिखाई देता है, बहुत पूछते हैं इस सवाल को। एथिल मरकप्टेन ये LPG में मिलाया जाता है ताकि LPG रिस जाए तो पता चल जाए, तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है, जिससे खतरा जो है टल जाए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नेफ्थलीन और एल्काइल बेंजीन। देखिए, मिट्टी के तेल की गंध जो है मुख्य रूप से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कि नेफ्थलीन और एल्काइल बेंजीन के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव एवीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। 1900 में इन्होंने इसका वर्णन किया और 1930 में मिला इनको नोबेल पुरस्कार और इनका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर केवल।
ठीक है। कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न अभी उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा गया था, कन्फ्यूज़न था, एक ही ऑप्शन था, एक ये भी ऑप्शन था, तो ये गलत है, केवल यही सही है। तो 1930 में कार्ल लैंडस्टीनर को मानव एवी और रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में मानव रक्त समूह की खोज की थी और इस खोज ने रक्त आधान की आधुनिक चिकित्सा पद्धति की नींव रखी। कार्ल लैंडस्टीनर ने स्वयं भी इस खोज को एक आकस्मिक खोज माना। देखिए, एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में रक्त के 4 समूह होते हैं। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। जिनमें एंटीजन ए है वो ए बी ए ग्रुप वाले, जिनमें एंटीजन बी है वो बी ग्रुप वाले, जिनमें दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए है और बी दोनों, तो ए बी वाले, जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले। और इसमें भी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ओ ब्लड ग्रुप वालों को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है यानी सर्वदाता, और ए बी वालों को सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस चीज़ से रिलेटेड इससे बाहर प्रश्न नहीं जा सकता किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे ए ग्रुप का हो या डी ग्रुप का हो, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मानव में आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज किसने की थी? आमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमक। चार्ल्स डार्विन एवोल्यूशन से जुड़े हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर से जुड़े हैं, विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। तो आंसर केवल सी ही बचा, विलियम ब्यूमोंट। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो विलियम ब्यूमोंट ने मानव के आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज की थी, सी है आंसर। विलियम ब्यूमोंट जो है अमेरिकी सेना में एक सर्जन थे यानी शल्य चिकित्सक थे, और टाइमिंग है ये। और मानव पाचन में अपने शोध के बाद उन्हें जो है गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी का जनक कहा जाने लगा, विलियम ब्यूमोंट को। एक्सरे को और किस नाम से जाना जाता है? अल्फा किरणें, सुपर किरणें, स्थलीय किरणें और रंटगन किरणें। देखिए, सी रंटगन के द्वारा इन किरणों को खोजा गया था, तो सी है इसका आंसर। तो एक्सरे की खोज WC रंटगन ने दिसंबर 1895 में की थी, और इन्हीं के नाम पर एक्स किरणों को रंटगन किरणें कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न किसी भी एग्जाम के लिए, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो आकाश का नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने वाला सूर्य का प्रकाश वातावरण में उपस्थित गैसों और धूल के कणों से सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। और नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन की बात करें तो भौतिकी में एक कण की गति की दिशा में दूसरे कण से टकराने के कारण होने वाला परिवर्तन प्रकीर्णन। अन्य उदाहरण प्रकाश के प्रकीर्णन के यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अन्य उदाहरण इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, जैसे कि स्विमिंग पूल के पानी का नीला दिखाई देना, लाल रंग का प्रयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाना, आकाश का नीला दिखाई देना, दोपहर के समय आसमान का सफ़ेद दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। है सारे के सारे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के उदाहरण हैं। जिसमें रंगों का होता है ना इल्यूज़न, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कई बार बताया मैंने, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के? हीरे का चमकना, कांच के बर्तनों में दरार का चमकना, और पानी में खाली परखनली का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना यानी माइरेज। बहुत पूछते हैं इसको। ये तो TR का ही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है पहला वाला। दूसरा भी है पानी में खाली परखनली का चमकना, कांच के बर्तनों में दरार का चमकना, हीरे की पार्किंग या हीरे का चमकना। ये सारे के सारे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल एक, मतलब 1 2 3 4 सभी हैं, तो डी है इसका आंसर।
अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। पानी से भरे बर्तन के तल पर एक सिक्का डैश के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, तो ये किसका उदाहरण होगा फिर? ये होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, यानी ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन का। देखिए, पानी से भरे बर्तन के तल पर एक सिक्का जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये। 12वां प्रश्न है, एक एग्जाम्पल ये भी है। मूवी या म्यूजिक सीडी का इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाना और होलोग्राम जो होता है वो निम्नलिखित में से प्रकाश के किस परिवर्तन के कारण होता है? स्कैटरिंग हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ये होता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। ठीक है, विवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्वनि की तीक्ष्णता वैसे तो फ्रीक्वेंसी इसका आंसर होना चाहिए, यानी आवृत्ति, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। लेकिन तरंगदैर्घ्य से भी ये हो सकता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था अभी 12 फरवरी को। देखिए, यह सच है कि ध्वनि की तीक्ष्णता जो है उसकी आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी से निर्धारित होती है, लेकिन आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः यह कहना भी सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तो सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। किस प्रकाशीय परिघटना के द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों यानी रंगों में होता है? किसके कारण होता है ये? रिफ्रैक्शन हो गया है, रिफ्लेक्शन हो गया है, इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, डिस्पर्सन नहीं हुआ है। क्या है इसका आंसर? व्यतिकरण या वर्ण विक्षेपण? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। एक बस जो है सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, हवा में झूलने लगेंगे। क्या नॉनसेंस स्टेटमेंट है? हवा में कैसे झूलने लगेंगे? ग्रेविटी ख़त्म हो गई है क्या? चांद पर चल रही है क्या बस? बस तो धरती पर ही है। देखिए, यूपीपीएससी या जो भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपने बिल्कुल ना पढ़े हों लेकिन महसूस किए हों अपने असल ज़िंदगी में, उनके प्रैक्टिकल, तो करेक्ट कर ले जाओगे। सी है इसका आंसर। ठीक है, यह महसूस भी क्या होगा आपने? बाईं ओर झुकेंगे, हवा में तभी झूलेंगे जब बस खाई में गिरेगी, लेकिन ऐसा ना हो कभी किसी के साथ। तो एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तीव्र मोड़ या तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। और ऐसा क्यों होगा? यह है साइंटिफिक रीज़न। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? स्थितिज ऊर्जा से, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ऊर्जा संकरण में गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला घर्षण होता है। दो सतहों के बीच घर्षण गतिशील सतहों से गतिज ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करने का कारण बनता है। आग लगने के लिए लकड़ी के टुकड़ों को आपस में रगड़ने से घर्षण का उपयोग होता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो गति के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। स्कूल में पढ़ा होगा आपने। उसमें ऊर्जा ठोस, तरल और गैस के छोटे परमाणुओं, अणुओं व आयनों की गति उसमें ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊष्मा वह प्रवाह या स्थानांतरण है जो दो वस्तुओं के बीच तापमान के अंतर के परिणाम स्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए उत्तरदायी है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। कई उदाहरणों से ये सवाल पूछा जाता है, जैसे कि एक लड़का बीच में खड़ा है केंद्र में और वो एक रस्सी में एक धागा बांध के चारों तरफ घुमा रहा है उसको। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स एक बल है जो एक वृत्त में घूमने वाले वस्तु
पर कार्य करता है और वस्तु की गति के केंद्र पर लक्षित होता है। वस्तु के पथ के वक्रता के केंद्र की दिशा में वस्तु की गति के समकोण पर जो है इसकी गति आयतित होती है और एक वस्तु को वृत्तीय पथ पर गतिमान रखता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, या मैच के टाइम को बढ़ाने के लिए ताकि विपक्षी टीम का एक पॉइंट कम हो जाए। एक नॉनसेंस स्टेटमेंट हमेशा मिलेगा इस तरह के सवालों में, और जो साइंटिफिक उत्तर यहाँ होगा वो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, यानी रिड्यूसिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। गोलकीपर द्वारा पकड़ी जा रही गेंद का समय बढ़ जाता है और समय की अवधि को बढ़ाकर वह संवेग परिवर्तन की बल की दर को कम कर देता है जो फुटबॉल उस पर डालती है। और ये सब होता है कैसे? आपने पढ़ा होगा स्कूल में सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम। नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो गोलकीपर की उपरोक्त स्थिति गति के दूसरे नियम का उदाहरण है न्यूटन के। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF भी प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? बताइए। बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग? रोलिंग फ्रिक्शन, कर्षण यानी ट्रैक्शन, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर्पी घर्षण, कर्षण, लोटनिक घर्षण। देखिए, अगर आप SSC के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाओगे, रेलवे के प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन उठाओगे, अलग अलग स्टेट PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे साइंस वाले, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में पूछते हुए मिलेंगे और इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है और होती रहेगी आने वाले कई वर्षों तक। और ये सारे के सारे सवाल इम्पोर्टेंट है जितने इस वीडियो में हैं, या तो इनके नोट्स बना लीजिए या PDF को सेव रखना जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है, लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। तो बॉल बेयरिंग की बात करें, देखिए बॉल बेयरिंग के रूप में जाना जाने वाला एक उपकरण दो बलों और दो स्वतंत्र रूप से चलने वाली धातु की गेंदों से बना होता है। इसका उद्देश्य मशीन के गतिमान तत्वों को एक दूसरे पर रोल करके फिसलने से रोकना है। तो बॉल बेयरिंग के द्वारा स्थैतिक घर्षण लोटनिक घर्षण में बदल जाता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय बॉल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विद्युत उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश विद्युत उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? फोटोडायोड, फोटोवोल्टिक सेल, प्रकाश उत्सर्जक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी अभी 12 फरवरी को जो BPSC की 68वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था और इसका उत्तर है फोटोवोल्टिक सेल, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फोटोवोल्टिक डिवाइस का अर्थ है जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग करता है। दूसरे शब्दों में जो प्रकाश से बिजली या विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। फोटोवोल्टिक सेल की बात करें तो एक फोटोवोल्टिक पैनल, जिसे आमतौर पर एक मॉड्यूल के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, एक संरचना है जो जुड़े अद्वितीय सेल से बनी होती है। जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है। जब सेल सूर्य के संपर्क में आती है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। फोटोवोल्टिक कोशिकाओं या आमतौर पर सौर कोशिकाओं के रूप में जाने जाने वाले डिजिटल प्रौद्योगिकी में व्यापक उपयोग होते हैं। उदाहरण के लिए संपूर्ण उपग्रह जो सैटेलाइट ऊपर भेजे जाते हैं, उनके लिए जो प्रकृति का जो मेन सोर्स है वो क्या है? सूर्य का प्रकाश ही तो है। तो उदाहरण के लिए संपूर्ण उपग्रह संचार इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि यही इसके लिए शक्ति का मुख्य स्रोत है। ये है बुलेट पॉइंट। तो
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न जनरल साइंस के। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।